हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बिंदु स्राव, गटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, बिंदु स्राव और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वाष्पोत्सर्जन पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बिंदु स्राव, मूल दाब और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव ये सब पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन। तो चलिए चालू करते हैं जहाँ से पिछली बार हम लोगों ने अपने को ब्रेक लिया था। वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन पौधों द्वारा जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन तथा इससे उत्पन्न क्षति है। वाष्प उत्सर्जन। तो पौधों द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। मुख्यतः यह पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों से होता है। ये बात आपसे पूछी जाती कि वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? रंध्रों से होता है। ठीक है जी। वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः पत्ती में पाए जाने वाले रंध्रों से होता है। वाष्पोत्सर्जन में पानी का वाष्प बनकर उड़ने के अलावा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा होता है। तो पूछा जाएगा आपसे कि रंध्रों से कौन कौन सी प्रक्रिया हो रही है? तो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है और गैसेस का आदान प्रदान हो रहा है। वाष्पोत्सर्जन होता है रंध्रों से और गैसेस का आदान प्रदान, गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी रंध्रों के द्वारा होता है। सामान्यतः यह रंध्र दिन में खुले रहते हैं। तो रंध्र दिन में खुले होते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। रंध्रों का बंद होना तथा खुलना रक्षक कोशिकाओं के स्फीति के बदलाव से होता है। तो ये रक्षक कोशिकाओं के स्फीति के बदलाव से रंध्र खुलते व बंद होते हैं। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इस लाइन से आपको MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाता। बहुविकल्पी सवाल यहाँ से बनाते हैं कि रंध्रों का खुलना व बंद होना किसकी वजह से हो रहा है? रक्षक कोशिकाओं के स्फीति में बदलाव। गार्ड सेल्स के रक्षक कोशिकाएं, गार्ड सेल्स रक्षक कोशिकाओं के स्फीति में बदलाव से होता। प्रत्येक रक्षक कोशिका की आंतरिक भित्ति रंध्र छिद्र की तरफ काफी मोटी एवं तन्यतापूर्ण होती है। तो रक्षक कोशिकाएं हम लोग देखेंगे बीन के आकार की, सेम के आकार की होती हैं रक्षक कोशिकाएं। और रक्षक कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति जो है वो काफ़ी मोटी होती है, वो तन्मयतापूर्ण होती है। तो रक्षक कोशिकाओं की ये भी आपसे पूछा जाता कौन सी भित्ति मोटी होती। तो रक्षक कोशिकाओं की भित्ति, आंतरिक भित्ति काफ़ी मोटी होती है एवं तन्मयतापूर्ण होती है। रंध्र को घेरे दो रक्षक कोशिकाओं में जब स्फीत दाब बढ़ता है तो पतली बाहरी भित्तियां बाहर की ओर खिंचती हैं या उभरती हैं। तो रंध्र को घेरे दो रक्षक कोशिकाओं में जब स्फीत दाब बढ़ता है, इसमें स्फीत दाब बढ़ेगा, पानी अंदर आएगा और स्फीत दाब बढ़ेगा। स्फीत दाब बढ़ेगा तो क्या होगा? रंध्र को घेरे दो रक्षक कोशिकाओं में जब स्फीत दाब बढ़ता है तो ये बाहरी वाली भित्ति पतली है, ये अंदर वाली भित्ति मोटी है। तो बाहरी भित्ति तो क्या होगा? रंध्र को घेरे दो रक्षक कोशिकाओं में जब स्फीत दाब बढ़ता है तो पतली बाहरी भित्तियां बाहर की ओर खिंचती हैं, बाहर की ओर उभरती हैं। बाहर की ओर खींचेंगी, खिंचना उभान, बाहर की ओर खिंचती हैं, उभरती हैं और अंदरूनी भित्ति को चंद्राकार स्थिति में आने को मजबूर करती हैं। तो ये जब बाहर की ओर उभरेंगी, ये वाली भित्ति जो पतली है, टर्गर होगी, इसमें पानी आया, फूलेगी, ये बाहर को खींच रही है, बाहर को बाहर आ रहा, तो ये अंदर वाली को अपने साथ खींच रही है। तो अंदर वाली अर्धचंद्राकार हो जाएगी। अर्धचंद्राकार होने में उनमें गैप आ जाएगा, गैप आने से वो ओपन हो जाएगा आपका स्टोमेटा। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। और जब इसमें स्फीत हुआ तो ये बाहर की ओर जब खींची, बाहर को उभार आया, तो ये इस तरह से आपको रंध्र दिखाई देगा। अब रंध्र में देखिए गैप बढ़ गया तो ये खुल गया। खुल क्यों गया? क्योंकि रक्षक कोशिकाओं में स्फीत दाब डेवलप हुआ है। स्फीत दाब क्यों विकसित हुआ? क्योंकि पानी अंदर आया, स्फीत हुई। स्फीत होने से
बाहर की जो इसकी कोशिका की भित्ति है, रक्षक कोशिका की भित्ति, वो पतली है, बाहर की ओर उसमें उभार आया, और ये अंदर वाली भित्ति मोटी है, ये उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है। जब ये बाहर की ओर खिंची हमारी बाहरी भित्ति, तो इसने अंदरूनी भित्ति को भी अपने साथ बाहर की तरफ खींचा है, जिससे कि अर्धचंद्राकार शेप इसने ले लिया, और अर्धचंद्राकार शेप लेने से रंध्र खुल गया। फिर से पढ़ लेते हैं। प्रत्येक रक्षक कोशिका की आंतरिक भित्ति रंध्र छिद्र की तरफ काफी मोटी व तन्यतापूर्ण होती है। रंध्र को घेरे दो रक्षक कोशिकाओं में जब स्फीत दाब बढ़ता है, रंध्र को घेरे क्या है, दो गार्ड सेल्स हैं, जब इसमें स्फीत दाब बढ़ा, टर्गर प्रेशर बढ़ा, तो पतली बाहरी भित्तियां बाहर की ओर उभरती हैं, पतली बाहरी भित्ति बाहर की ओर उभरी और अंदरूनी भित्ति को अंधचंद्राकार स्थिति में आने को मजबूर करती है, और ये अंदरूनी भित्ति अब अंधचंद्राकार हो गई। रंध्र छिद्र के खुलने में रक्षक कोशिकाओं की भित्ति में मौजूद रंध्र छिद्र के खुलने में रक्षक कोशिकाओं की भित्ति में मौजूद उपस्थित सूक्ष्म सूत्राभ माइक्रोफाइब्रिल भी सहायता करते हैं। तो बहुत माइन्यूट माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, सूत्राभ है, माइक्रोफाइब्रिल सूत्राभ, सूक्ष्म सूत्राभ हैं, ये भी इसमें सहायता कर रहे हैं रक्षक भित्ति के खुलने में। सूक्ष्म सेलुलोज सूक्ष्म सूत्राभ का अभिविन्यास अरी क्रम से होता है, ना कि अनुदैर्ध्य क्रम से, जो रंध्र छिद्र को आसानी से खोलता है। ये जो हमारे माइक्रोफाइब्रिल्स हैं सेलुलोज मटेरियल के बने हैं, तो सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल, इनका अभिविन्यास, इनका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि रेडियली अरेंज है। अरी रेडियल अरेंजमेंट मतलब त्रिज्या में अरेंज है, ऐसे रेडियली, तो रेडियली अरेंज है, अरी अरेंजमेंट है, ना कि अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य मतलब ऐसे। तो ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, ये देखिए कैसे अरेंज है, इनकी व्यवस्था कैसी है, अरी व्यवस्था। तो खींचा, जब ये बाहर की तरफ उभार हुआ, इसने इसको भी खींचा, और ये क्योंकि रेडियली अरेंज है, अरी अरेंजमेंट है, तो इन्होंने भी साथ में अंदरूनी भित्ति को बाहर की ओर खींचा। और अगर ये अनुदैर्ध्य होते, ऐसे होते, तो फोर्स कहाँ लगती, फोर्स इस डायरेक्शन में लगती। फोर्स इस डायरेक्शन में लगने के कारण, रेडियल डायरेक्शन में लगने के कारण रंध्र छिद्र खुल गए। अगर ये माइक्रोफाइब्रिल, सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल अनुदैर्ध्य होते, ऐसे होते, भैया इसको समझो, दो कंडीशन ये है, अरेंजमेंट ऐसे है, तो माइक्रोफाइब्रिल जब ये बाहरी भित्ति बाहर की ओर खींची है, उभार हुआ, तो इसने अंदरूनी भित्ति को भी खींचा। अब ये क्योंकि दो तान लगी हुई है, तान माइक्रोफाइब्रिल के, सेलुलोज के बने माइक्रोफाइब्रिल की, इसका अरेंजमेंट अरी है, तो ये जब बाहर की ओर खींचेगी तो इस भित्ति को भी खींच लेगी। ये जो अंदरूनी भित्ति मोटी भित्ति है, तो अर्धचंद्राकार हो जाएगी। और अगर ये ऐसा होता है नहीं, अगर होता तो उसको जब ये बाहर की ओर खींची तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगती, तो ये अर्धचंद्राकार होने में सहायता ना करता, क्योंकि माइक्रोफाइब्रिल का अरेंजमेंट अरी अरेंजमेंट है, इसलिए ये उसको अर्धचंद्राकार पोजीशन में आने में सहायता करता है। तो जो रंध्र छिद्र को आसानी से खुल जाते हैं, रंध्र छिद्र। पानी की कमी होने पर जब रक्षक कोशिकाओं की स्फीति समाप्त होती है, अब जब इसमें पानी अंदर आया तो टर्गर हुआ, और टर्गिडिटी होने से रंध्र छिद्र खुल गए। अब जब पानी कम हो गया, पानी की कमी हुई, तो रंध्र छिद्र की स्फीति समाप्त हो गई या जल तनाव खत्म हो गया, तो तन्य आंतरिक भित्तियां पुनः मूल स्थिति में आ जाती। तो ये तनी हुई आंतरिक भित्तियां वापस अपनी मूल स्थिति में ऐसे आ जाएंगी और रंध्र छिद्र बंद हो जाएगा। तो तनी हुई हमारी खिंची हुई आंतरिक भित्तियां अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगी, मूल स्थिति में आ जाती हैं, तथा रक्षक कोशिकाएं ढीली पड़ जाती हैं। गार्ड सेल से जो हमारी टर्गन हुई थी, ये ढीली पड़ जाएंगी और रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं। सामान्य तौर पर एक पृष्ठधारी पत्ती, हमारी जो पत्ती है द्विबीजपत्री की पत्ती, उसको हम लोग डॉर्सिवेंट्रल लिफ्ट बोलते हैं, पृष्ठधारी, 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 डॉर्सी वेंट्रल।
सामान्य तौर पे एक पृष्ठधारी पत्ती के निचली ओर अधिक संख्या में रंध्र होते हैं। तो जो हमारी डॉर्सीवेंट्रल लीफ है या कहिए कि डाइकॉट की लीफ है, डाइकॉट की लीफ जो है उसके लिए टर्म हम लोग यूज़ करते हैं डॉर्सीवेंट्रल लीफ या हिंदी में पृष्ठ आधारी, डॉर्सल पृष्ठ और वेंट्रल आधारी, पृष्ठ आधारी लीफ में निचली ओर पे अधिक संख्या में रंध्र होते हैं, क्योंकि इनकी व्यवस्था ऐसे है इस पत्ती के ऊपरी सतह पे सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ रही हैं, निचली सतह पे सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए ये एक तरह का अरेंजमेंट, एक तरह का अनुकूलन है कि ऊपर वाली जो सरफेस है उस पर रंध्र कम होंगे और नीचे वाली सरफेस पे रंध्र ज़्यादा होंगे। ऊपर वाली सरफेस पे रंध्र क्यों कम होंगे? क्योंकि अगर सूरज की डायरेक्ट उन पर लाइट पड़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होगी। तो द्विबीजपत्री पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें निचली सतह पर अधिक संख्या में रंध्र होते हैं। याद रखिएगा, ये बात आपसे पूछी जाती है, आपके नीट में क्वेश्चन आ सकता है। जबकि द्विपार्श्वी जो हमारी आइसोबाइलेटरल लीफ है, आइसोबाइलेटरल लीफ कहलाती है द्विपार्श्वी लीफ। इसकी अरेंजमेंट ऐसा है, इस पत्ती का विन्यास ऐसा है तने से लगे होने का कि इसकी दोनों सरफेस पे प्रकाश लगभग बराबर मात्रा में पड़ता है, लगभग। जबकि द्विपार्श्वी प्रायः एक बीजपत्री पत्ती में रंध्रों की संख्या लगभग दोनों तरफ बराबर होती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है, ये आप याद रख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। वाष्पोत्सर्जन कई बाहरी कारकों जैसे कि ताप, प्रकाश, आर्द्रता और वायु की गति से प्रभावित होता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित क्या करता है? ताप। जितना ज़्यादा ताप उतना ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन। ऐसा ताप मुझको, शोले पिक्चर में बोलता है गब्बर सिंह, ऐसा ताप मुझको, ऐसा ताप मुझको कि अवसर मिलता तो वहीं साले का टेटुआ दबा देता। तो गब्बर सिंह का डायलॉग, ताप से क्या बेटा? ताप से ये है कि वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होगी। जितना ताप उतना वाष्पोत्सर्जन की दर। प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा तो वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा। आर्द्रता जितनी कम होगी, ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी, वाष्पोत्सर्जन की दर उतनी कम होगी। वायु की गति जितनी ज़्यादा होगी उतनी वाष्पोत्सर्जन की दर होगी, क्योंकि वायु की गति ज़्यादा होने से जो वाष्प निकल रही है वो पत्ती के इर्द गिर्द जमा नहीं हो पाएगी, पत्ती के सतह के चारों तरफ। अगर वायु नहीं चल रही होगी तो उसके आसपास का वातावरण ह्यूमिड हो जाएगा। ह्यूमिड हो जाने से वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। तो ताप बढ़ा, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ी। प्रकाश बढ़ा, प्रकाश की तीव्रता बढ़ी, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ी। आर्द्रता बढ़ी, वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो गई। वायु की गति बढ़ी, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ गई। ये है इनके बाहरी कारक जो उसको वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित कर रहे हैं। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले अन्य कारक जैसे कि पादप कारक में रंध्रों की संख्या, कितने रंध्र हैं, वितरण, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस सरफेस पे ज़्यादा है, खुले रंध्रों का प्रतिशत, कितने प्रतिशत रंध्र खुले हैं, कितने प्रतिशत बंद हैं, पौधों में पानी की उपस्थिति, ये सब बातें तथा वितान रचना आदि हैं। ये सब बातें अंदरूनी कारक कहलाते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की दर को बाहरी कारक और अंदरूनी कारक दोनों कारक जो हैं इफेक्ट करते हैं। जाइलम रस का वाष्पोत्सर्जित रूप से ऊपर चढ़ना मुख्य रूप से पानी के निम्न भौतिक गुणों पर आधारित है। अब जाइलम वेस्कुलर बंडल, जाइलम में संवहन ऊतक, जाइलम में पानी का ऊपर चढ़ना। वाष्पोत्सर्जन हो रहा है और पानी पौधे में ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ये बात किस पे निर्धारित करती है? पौधे के निम्न गुणों पे। पौधे के गुण समझ लीजिए किन गुणों पे निर्धारित करती है कि वाष्पोत्सर्जन की दर की वजह से जो खिंचाव पैदा हो रहा है उस खिंचाव के कारण जल के अणु पौधे में ऊपर की तरफ चढ़ते चले जाते हैं। तो कुछ पानी के गुण हैं जिन गुणों पे ये बात निर्धारित करती है, उन गुणों के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। तो पानी के वो गुण जिसकी वजह से पानी के अणु जाइलम में ऊपर की तरफ चढ़ते चले जाते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण। तो पहला गुण है सासंजन, दूसरा गुण है आसंजन और तीसरा गुण है पृष्ठ तनाव। 3 गुण है जिसको हम लोग कोहेजन, एडिशन और सरफेस टेंशन बोलते हैं। सासंजन, आसंजन,
सा संजन, आसंजन, जा संजन। अरे जा संजन कुछ नहीं बच्चा जी, सा संजन, आसंजन, सा संजन कोहेजन, आसंजन एडिशन तथा पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। सा संजन जल के अणुओं के बीच आपसी आकर्षण, तो जल का अणु आपस में एक दूसरे के प्रति आकर्षण रखता है, अट्रैक्ट करता है, उसके साथ ही जुड़ना चाहता है। तो जल के अणुओं के बीच में आपसी आकर्षण का जो गुण है उसको हम लोग बोलते हैं सासंजन, कोहिजन। आसंजन जल अणुओं का ध्रुवीय सतह की ओर, तो जल के अणु आपस में तो आकर्षित हैं ही है, लेकिन साले बाहर भी मुंह मारते हैं, तो जल के अणु का ध्रुवीय सतह की ओर आकर्षण, ये हो जाएगा एडिशन। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, पानी के अणु का द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था की अपेक्षा एक दूसरे के प्रति अधिक आकर्षित होना। तो पानी के अणु आपस में एक दूसरे के प्रति आकर्षण रखते हैं, लेकिन पानी जो है आपको द्रव्य रूप में भी मिल रहा है, आपको गैस रूप में भी मिल रहा। तो पानी के अणु का द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था की अपेक्षा एक दूसरे के प्रति अधिक आकर्षित होना, ये कहलाता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पानी की यह विशेषताएं उसे उच्च तन्य सामर्थ्य प्रदान करती हैं। पानी के ये गुण, कौन से गुण? सासंजन, आसंजन और पृष्ठ तनाव। पानी की ये विशेषताएं उसे उच्च तन्य सामर्थ्य प्रदान करती हैं, जैसे कि केशिका खिंचाव शक्ति से प्रतिरोध की क्षमता तथा उच्च केशिका तत्व अर्थात किसी पतली नलिका में चढ़ने की क्षमता। तो पानी में उच्च तन्य क्षमता। तन्य क्षमता क्या है भाई? टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है कि ये एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते। तो ये ऐसे कड़ी आप बना लीजिए, एक लिंक, उसमें दूसरा लिंक, उसमें तीसरा लिंक, उसमें चौथा कड़ी। अब ये कड़ी अगर लोहे की बनी है, प्लास्टिक की बनी है या कागज़ की बनी है, तो कागज़ की कड़ी अगर बनी है, आपने इधर से खींचा और इधर से खींचा तो बहुत आसानी से टूट जाएगी। प्लास्टिक की बनी है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर मेटल की बनी है तो और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो आपकी चेन है, इस चेन के लिंक कड़ी, ये जो चेन श्रृंखला है उसके लिंक कड़ियाँ किससे बनी हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आपको इसको तोड़ने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसकी उतनी ज़्यादा तन्य क्षमता होगी। पानी के अणुओं में भी तन्य क्षमता है। तो पानी के अणु, ये मानिए के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, इसको हम ऊपर से कोई फोर्स से खींच रहे हैं, और वो फोर्स अगर ये ऊपर खींचने की इनके बीच की लिंक की शक्ति से ज़्यादा लग गई तो टूट जाएंगे ना, एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। समझ में आई बात? तो पानी की विशेषताएं उसे उच्च तन्य क्षमता प्रदान करती, तन्य सामर्थ्य की। पानी के अणुओं में आपसी आकर्षण होने के कारण इनके लिंक, ये जो आपस में एक दूसरे से अणु जुड़े हैं, ये परस्पर एक दूसरे से काफ़ी क्षमता से जुड़े होते हैं, तो उच्च तन्य क्षमता प्रदान करते हैं। जैसे एक केशिका तत्व खिंचाव शक्ति से प्रतिरोध की क्षमता, केशिका तत्व खिंचाव शक्ति से प्रतिरोध की क्षमता तथा उच्च केशिका तत्व अर्थात किसी पतली नलिका में चढ़ने की क्षमता, तो उसे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान कर रहे हैं। और वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से केशिका तत्व खिंचाव शक्ति से प्रतिरोध, केशिका तत्व खिंचाव शक्ति से प्रतिरोध की क्षमता की, ये जब ऊपर की तरफ खींच रहा है तो इसके बीच के अणु एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, साथ बने रहेंगे। तो ये प्रतिरोध की क्षमता उनमें क्यों आ गई? क्योंकि जल के अणुओं के बीच में आपसी आकर्षण है। तो पौधे की ये, पानी की ये विशेषताएं, पानी की कौन सी विशेषताएं? सासंजन, आसंजन और पृष्ठ तनाव उसे उच्च तन्य सामर्थ्य प्रदान करती हैं, जैसे कि केशिका तत्व खिंचाव शक्ति से प्रतिरोध की क्षमता। हाँ जी, जैसे कि केशिका तत्व खिंचाव शक्ति से प्रतिरोध की क्षमता। तो ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, उच्च तन्य क्षमता, उसको प्रतिरोध की क्षमता देती है कि वो रेजिस्ट करे, प्रतिरोध की क्षमता रेजिस्ट करे, प्रतिरोध करे। किसको? कि भैया ये ऊपर से अगर खींचा जा रहा है जल के अणुओं की श्रृंखला को, तो इसके कड़ी एक दूसरे के साथ बनी रहे, वो टूट ना जाए। ठीक है, तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ से क्या आ रहा है? टू रेजिस्ट द
पुलिंग फोर्स को केशिका तत्व खिंचाव शक्ति से पुलिंग फोर्स, कोई चीज़ खींच रही है, खिंचाव है, उसकी वजह से चेन टूट ना जाए, प्रतिरोध की क्षमता तथा उच्च केशिका तत्व हाई कैपिलैरिटी अर्थात किसी पतली नलिका में चढ़ने की क्षमता। तो इसके इन 3 गुणों के कारण जल के अणु में कौन सी विशेषता आ गई? जल में यह विशेषता आ गई कि उसमें एक तो उच्च तन्य सामर्थ्य है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, उच्च तन्य सामर्थ्य है, साथ के साथ कैपिलैरिटी, पतली नलिका में चढ़ने की क्षमता। तो आप एक लीजिए पेप्सी की बोतल और उस पेप्सी की बोतल में आप डाल दीजिए एक स्ट्रॉ, पतली नली, तो आप देखेंगे उसमें पेप्सी ऊपर चढ़ाती है। तो पतली नली में जल के चढ़ने की क्षमता जो है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी। उच्च केशिका तत्व अर्थात किसी पतली नलिका में चढ़ने की क्षमता। ठीक है जी। तो 2 क्षमताएं आ गई, तन्य सामर्थ्य आ गया तथा केशिका तत्व, उच्च केशिका तत्व, कैपिलैरिटी की क्षमता आ गई, उसमें कैपिलरी में पतली नलिका में चढ़ने की क्षमता आ गई। पौधे में कोशिका तत्व को लघु व्यास वाले वाहिकी तत्व जैसे ट्रैकीड तथा वाहिका तत्व से भी सहायता मिलती है। तो ये जो कैपिलैरिटी है पौधे में, कैपिलैरिटी जल के अणुओं की जो कैपिलैरिटी है, कैपिलैरिटी मतलब कैपिलरी में चढ़ने की क्षमता, कैपिलरी मतलब पतली नलिका, पतली नलिका में चढ़ने की क्षमता जो जल के अणुओं की है, पौधों में उस क्षमता को और ज़्यादा सहायता मिलती है क्योंकि ट्रैकीड्स व वेसल्स, ये ट्रैकीड्स वाहिकाएं, ट्रैकीड या वेसल्स जो हैं, वेसल्स एलिमेंट्स भाई जाइलम के जो कंपोनेंट हैं, जो जाइलम के बनाते हैं जाइलम, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा से बना है हमारा जाइलम टिश्यू। तो जाइलम में ट्रैकीड्स और वेसल्स, इनका भी जो व्यास है लघु व्यास है, पतली पतली नलिकाएं हैं। तो पतली नलिकाओं के अंदर इसके चढ़ने की क्षमता बढ़ जाती क्योंकि पतली नलिका में पानी अपने आप ऊपर की तरफ चढ़ने की क्षमता रखता है। तो पौधों में केशिका तत्व को लघु व्यास वाले वाहिकी तत्व, लघु व्यास वाले जाइलम एलिमेंट्स, वाहिकी तत्व, लघु व्यास वाले स्मॉल डायमीटर, लघु व्यास वाले वाहिकी तत्व जैसे कि ट्रैकीड एंड वेसल, ट्रैकीड और वेसल की उपस्थिति से भी पौधे में पानी को ऊपर चढ़ने में सहायता मिलती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सुचारू रूप से चले उसके लिए जल अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है, हम लोग जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तब देखेंगे। जाइलम वाहिकाएं पानी को जरूरत के अनुसार जड़ से पत्ती की शिराओं तक पहुंचाती है। जाइलम वाहिकाएं क्या कर रही हैं? जाइलम वाहिका की सहायता से पानी जड़ से पत्ती की शिराओं तक पहुंच रहा है। लेकिन वह कौन सी शक्ति है जो पानी के अणुओं को पानी के मृदु तक जरूरत के अनुसार खींच लाती है? तो लेकिन अब हम लोग ये जानना चाहते हैं वो कौन सी शक्ति है जो पानी के अणु को पत्ती के मृदुता तक, पानी के अणु को पत्ती के मृदुता तक, पानी के अणु को, वो कौन सा ऐसा खिंचाव है जो पानी के अणु को पत्ती के जाइलम तक जरूरत के अनुसार खींच लाती है? जैसे ही वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन हुआ, पत्ती के रंध्र से पानी भाप बन के उड़ा। क्योंकि पानी की पतली परत कोशिकाओं के ऊपर लगातार होती है, तो पानी की एक पतली परत बिछी हुई है कोशिकाओं के ऊपर, अतः यह जाइलम से पत्ती तक पानी के अणुओं को खींचने में प्रतिफलित होता है। तो एक जैसे ही पानी का अणु भाप बन के उड़ा, ये अपने से पीछे वाले अणु को खींचेगा, पीछे वाला अपने से पीछे को, इस तरह से ये जो एक सतत चादर बिछी हुई है पानी की, पानी के अणुओं की कोशिकाओं के ऊपर, क्योंकि पानी की पतली परत कोशिकाओं के ऊपर लगातार होती है, तो ये एक दूसरे को पानी के अणु खींचेंगे, अतः यह जाइलम से पत्ती तक पानी के अणुओं को खींचने में प्रतिफलित होता है। तो जाइलम से पत्ती तक पानी के अणुओं के बीच में खिंचाव पैदा हो जाएगा और जाइलम से पानी निकल के कोशिकाओं के ऊपर फैल जाएगा, जो कि फैला ही हुआ है। तो पानी के अणुओं को पत्ती के मृदुता तक जरूरत के अनुसार खींच लाती है। जैसे ही वाष्पोत्सर्जन, हाँ कहाँ थे जी, हाँ यहाँ पे देखिए, फिर से पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है। जाइलम वाहिकाएं पानी को जरूरत के अनुसार जड़ से पत्ती की शिराओं तक पहुँचाती है।
पानी जड़ से लेके पत्ती की शिराओं तक कैसे आ रहा है? जाइलम वाहिकाओं में से आ रहा है। लेकिन वह कौन सी शक्ति है? अब शक्ति कौन सी है इसको चढ़ने के लिए कि पानी ऊपर चढ़ गया, 10 फीट 50 फीट ऊपर चढ़ गया, कैसे चढ़ गया? तो वो शक्ति है पानी के अणुओं को पत्ती के मृदुतक तक खींच ला रही है। वह शक्ति पानी के अणु को पत्ती के मृदुतक तक खींच के ले आ रही है। जैसे ही वाष्पोत्सर्जन होता है, पानी भाप बन के उड़ा, क्योंकि पानी की पतली परत कोशिकाओं के ऊपर लगातार होती है, तो पानी की पतली परत कोशिकाओं के ऊपर लगातार मौजूद है। पत्ती के रंध्र से पानी भाप बन के उड़ा तो जल का अणु अपने पीछे वाले अणु को खींचेगा, अतः यह जाइलम से पत्ती तक पानी के अणुओं को पहुंचाने में प्रतिफलित होता है। तो जाइलम की ट्रैकिड्स वेसल्स से पानी सभी ऊतक के ऊपर आ जाएगा और ऊतक के ऊपर से होता हुआ पानी जाइलम ये अपना रंध्र से बाहर निकल जाएगा, रंध्र से बाहर निकल जाएगा। और इस तरह से जाइलम से पानी की पूरी सतह पे पानी की पतली परत और उस पतली परत का आखिरी अणु हमारा रंध्र से जैसे ही बाहर बन के उड़ा, वाष्प बन के ये पीछे वाले पानी के अणु को खींचेगा और जाइलम से पूरी एक पतली परत टिश्यू के ऊपर फैली हुई है। अधोरंध्री गुहिका तथा अंतराकोशिका। अधोरंध्री गुहिका सबस्टोमेटल कैविटी, अंतरकोशिका इंटरसेलुलर स्पेस। कोशिका जगत के बजाय वातावरण में जल वाष्प की सांद्रता कम होती है। तो अधोरंध्री गुहिका सबस्टोमेटल कैविटी, स्टोमेटा के नीचे, अधोरंध्री, अधो का मतलब नीचे, रंध्री स्टोमेटा। तो अधोरंध्री गुहिका कैविटी, अधोरंध्री गुहिका, रंध्र के नीचे स्पेस है, गुहा है, कैविटी है। अधोरंध्री गुहिका तथा अंतराकोशिका जगत के बजाय इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस सेल्स के बीच में जगह है, एक कोशिका दूसरी कोशिका के बीच में स्पेस है। अंतर कोशिका जगत, जगत यहाँ पे स्पेस, स्थान के लिए शब्द यूज किया गया। अधोरंध्री गुहिका तथा इंटरसेलुलर स्पेस के बजाय वातावरण में जल वाष्प की सांद्रता कम होती है। तो जल वाष्प की जो सांद्रता है वातावरण में कम है, इंटरसेलुलर स्पेस और सबस्टोमेटल कैविटी में ज़्यादा। अंदरोरंध्री गुहिका तथा अंतराकोशिका जगत में वाष्प की उपस्थिति ज़्यादा है, जल वाष्प की सांद्रता ज़्यादा है। तो जल वाष्प की सांद्रता ज़्यादा है, इसका मतलब वाटर पोटेंशियल, जल विभव कहाँ ज़्यादा है? अधोरंध्री गुहिका तथा अंतराकोशिका जगत में ज़्यादा है जल विभव। और आप जानते हैं जल का जो श्रावण होता है, जल का जो बहाव होता है, वो उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की तरफ होता है, अतः पानी पास की हवा में विसरित हो जाता है। इसलिए पानी का क्या हो गया? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, पानी पास की हवा में विसरित हो गया और ये खिंचाव पैदा करता है और ये एक के पीछे दूसरा खींचेगा। मापन से स्पष्ट होता है कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा पैदा किया गया बल पानी को जाइलम के आकार के स्तंभ में 130 मीटर की ऊंचाई तक खींचने के लिए पर्याप्त होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपसे पूछा जाए जल वाष्प, जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो जल खिंचाव पैदा हो रहा है वो पानी को पौधों में कितनी ऊंचाई तक पहुंचाने के योग्य है, क्षमता रखता है, तो 130 मीटर। हाँ, बात ये ध्यान रखिएगा कि वो डायमीटर जो है, वो नलिका जिसके अंदर ये पानी का ऊपर की तरफ चढ़ना हो रहा है, वो डायमीटर हमारा जाइलम के आकार का हो। अगर डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा तब इतनी ऊपर थोड़ी ना चढ़ पाएगा, समझे बात? तो पतली नलिकाएं, ट्रैकिड्स और वेसल्स की नलिकाएं पतली हैं और उनका जो व्यास है, उस व्यास वाली नली में पानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो खिंचाव पैदा हो रहा है, उस खिंचाव की वजह से उस माप वाली नदी में 130 मीटर तक ऊपर चढ़ सकता है। ठीक, आपने क्या ध्यान में रखना है? 130 मीटर की ऊंचाई तक वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पैदा किया गया बल पानी को जाइलम के आकार के स्तंभ में 130 मीटर की ऊंचाई तक खींचने में पर्याप्त होता है। ओके, चलिए आगे। अब ये देखिए, ये जो आपको समझाया गया, भैया पानी यहाँ तक आ गया, ये जाइलम है, तो जाइलम से पानी डिफ्यूज होके कहाँ आ गया? जो भी ऊतक है, ऊतक के ऊपर उसने पतली परत बना ली। ये है सबस्टोमेटल कैविटी, ये है इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो अधोरंध्री गुहिका, ये है अधोरंध्री गुहिका, रंध्र के नीचे।
तो अधोरंध्री गुहिका और ये सेल्स के बीच में जो स्पेस है जिसको कि उसने बोला अंतरा ऊतक जगत, इंट्रासेलुलर स्पेस, पानी वहाँ से पतली परत के रूप में सब तरफ आ गया। अब जैसे ही यहाँ से भाप बन के जल का एक अणु उड़ा, उसने अपने से पीछे वाले को और उस पीछे वाले ने अपने से पीछे वाले को खींचा, तो एक पतली चादर, ये बिल्कुल पतली परत बिछी हुई है इस सेल्स के ऊपर, इस ऊतक के ऊपर। और पानी यहाँ से यहाँ पे जो मौजूद है पानी वाष्प सबस्टोमेटल कैविटी में और इंटरसेलुलर स्पेसेस में, यहाँ पे जल विभव ज़्यादा, सांद्रता ज़्यादा, बाहर वातावरण में सांद्रता कम है, तो पानी डिफ्यूज़ होके बाहर आ जाएगा। डिफ्यूज़ होके मतलब डिफ्यूज़न के द्वारा, डिफ्यूज़न मतलब ऑस्मोसिस। तो पानी बाहर से, यहाँ से अंदर से सबस्टोमेटल कैविटी और इंटरसेलुलर स्पेसेस से रंध्र के द्वारा वाष्प बन के उड़ता चला जाता है और पानी के अणुओं के बीच में सहसंजन और आसंजन, सहसंजन जल के अणु एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ाव करना पसंद करते हैं, तो उस वजह से सॉरी एक्सक्यूज मी, जल का एक अणु जैसे उड़ेगा तो पीछे वाले अणु को खींच लाएगा। ठीक, चलिए आगे चलें। तो वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण एक समझौता, इस पे आइए। वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण एक समझौता। वाष्पोत्सर्जन में एक से अधिक उद्देश्य निहित होते हैं जो कि निम्नलिखित है। वाष्पोत्सर्जन का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है? पौधों में अवशोषण एवं परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव पैदा करना। तो वाष्पोत्सर्जन से क्या हो रहा है? खिंचाव पैदा हो रहा है जल के अणुओं के बीच में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पानी का संभरण, इसकी वजह से पौधों में पानी ऊपर चढ़ रहा है और पौधों में पानी ऊपर चढ़ते चढ़ते कहाँ आ जाएगा? पत्तियों तक जा रहा, और पत्तियों में क्या हो रहा है? पत्तियों में हो रही है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या चाहिए? पानी। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए, क्रिया के लिए पानी का सप्लाई ऑफ वाटर, पानी का संभरण। तो वाष्पोत्सर्जन की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। तो वाष्पोत्सर्जन के उसने कहा कि उद्देश्य क्या है? आखिर प्रकृति में कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य है। ये हम लोग हैं जो अपने कई सारे कर्म ऐसे करते हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता। कोई दोस्त आपका घूमती जा रहा है, चलो मैं भी चलता हूँ, करना धरना कुछ नहीं, आप भी लपक लिए साथ में। लेकिन नेचर में कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है जिसके पीछे कोई उद्देश्य ना हो। तो प्रकृति में जो भी चीज़ हो रही है उसके पीछे कोई उद्देश्य है, प्रभु की लीला है। तो वाष्पोत्सर्जन के क्या उद्देश्य हैं? पौधों में अवशोषण परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव पैदा करना, ट्रांसपायरेशन, पुल, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा करना ताकि पौधे पानी को अवशोषित कर सकें और पौधे पानी को जड़ से पत्ती तक पहुंचा सकें। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पानी का संभरण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पानी चाहिए, उस पानी की सप्लाई वाष्पोत्सर्जन की वजह से मेंटेन हो पाती है, नियमित हो पाती है। मृदा से प्राप्त खनिजों का पौधे के सभी अंगों तक परिवहन करना। मृदा, भूमि, तो भूमि से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है कौन? पौधा, पौधे की रूट। तो रूट ने तो एब्जॉर्ब किया, लेकिन चाहिए तो भैया सभी अंगों पे, पौधे के सभी अंगों पे। वहाँ तक खनिज कैसे पहुँचेंगे? तो पानी के साथ खनिज भी चले जाएंगे। मृदा से प्राप्त खनिजों का पौधे के सभी अंगों तक परिवहन करना, ये भी वाष्पोत्सर्जन का एक उद्देश्य है। पत्ती की सतह को वाष्पीकरण द्वारा 10 से 15 डिग्री तक ठंडा करना। पत्ती की सतह ठंडी होती रहती, जैसे हम लोगों में स्वेटिंग होती, स्वेटिंग पसीना। तो हम लोगों में जो स्वेटिंग है, पसीना जो आता है, पसीना आने का एक मुख्य उद्देश्य है कि हमारे शरीर को ठंडक मिलती रहे। गर्मियों में आप देखते हैं पसीना आता, पसीना जैसे ही भाप बन के उड़ता है तो हमारे शरीर के टेम्परेचर को वहाँ पे कम होता है, लेटेंट हीट है उसमें। हीट फिजिक्स लगा लीजिए, हीट का आपने वो किया, कहिए कि रेडिएशन हुआ, हीट गई तो आपका शरीर ठंडा होगा। गर्मी में हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री बना रहे, बाहर वाला तापमान 50 हो जाए, 60 हो जाए, हमारे शरीर का तापमान होम्योस्टेसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। हम लोग कैसे हैं? होम्योथर्मिक एनिमल्स हैं, समतापी हम लोग हैं। हम लोग के शरीर का तापमान 37 डिग्री बना रहता है। तो सर्दियों में जो आपकी शिवरिंग होती है, कपकपी आना, और गर्मियों में स्वेटिंग होना अनुकूलन है एक तरह का जो हमारी बॉडी में है, ताकि हमारी बॉडी का तापमान 37 डिग्री
कोर टेम्परेचर हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहे। आइए, तो पत्ती के सतह को वाष्पीकरण द्वारा 10 से 15 डिग्री तक ठंडा करना वाष्पोत्सर्जन का एक उद्देश्य है। कोशिकाओं को स्वीत रखते हुए पादपों के आकार व बनावट को नियंत्रित करना। कोशिकाएं स्वीत बनी रहेंगी, उसमें पानी बना रहेगा तथा पादपों का पौधों का आकार व बनावट नियंत्रित रहेगी। एक सक्रिय प्रकाश संश्लेषण में रत पौधे को जल की अत्यंत आवश्यकता होती है। यहाँ तक आने के बाद ये 5 पॉइंट उन्होंने बताए आपको वाष्पोत्सर्जन के उद्देश्य के। तो पौधों में अवशोषण परिवहन के लिए खिंचाव पैदा करना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पानी उपलब्ध कराना, मृदा से पदार्थ खनिजों का वितरण करना, पत्ती की सतह को कूल करना, ठंडा करना तथा कोशिकाओं को स्फीत रखना। 5 आपके उद्देश्य हो गए। अब आगे चलते हैं। एक सक्रिय प्रकाश संश्लेषण में रत पौधे को जल की आवश्यकता होती बिल्कुल होती है। प्रकाश संश्लेषण में उपलब्ध जल सीमाकारी हो सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो जल पौधे को मिल रहा है उस प्रक्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, वो जल की मात्रा लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, सीमाकारी हो सकता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन और प्रभावित करता है। अब पहले ही जल उसको इतना मिल रहा है कि उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है और वाष्पोत्सर्जन भी हो रहा है। तो वाष्पोत्सर्जन किसको प्रभावित कर रहा है? जल की उपलब्धता को। वाष्पोत्सर्जन में वर्षों वनी में आर्द्रता इसी जल चक्र के कारण वातावरण में तथा पुनः मृदा में देखी जाती है। तो अगर आप वर्षा वन में जाएंगे, ऐसे वन जहाँ पे वर्षा खूब होती है, वर्षा वन में जा रहे हैं आप, ट्रॉपिकल एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे वर्षा वन है, वर्षा वन इसलिए क्योंकि वहाँ वर्षा बहुत होती है। वर्षा वनी में आर्द्रता, आपको वातावरण में आर्द्रता खूब मिलेगी इसी जल चक्र के कारण। कौन सा जल चक्र के कारण? कि पत्ती से वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, वाष्प जो है जल वाष्प वो वातावरण में आ रही है। तो वाष्पोत्सर्जन में जल का उत्सर्जन हो रहा है वाष्प के रूप में। वर्षावनी में आर्द्रता इसी जल चक्र के कारण वातावरण में तथा पुनः मृदा में देखी जाती। तो वातावरण में जब पर्याप्त मात्रा में ह्यूमिड कंडीशन होगी, ह्यूमिडिटी होगी, आर्द्रता होगी, बादल होंगे तो वर्षा भी होगी। तो ये चक्र, पानी का अवशोषण, वाष्प बन के वातावरण में आना, बारिश होना, भूमि में आना, फिर अवशोषण, ये जो चक्र है ये वर्षावनी में आपको खूब देखने को मिलता है। C4 प्लांट और C3 प्लांट दो तरह के, दो कैटेगरी के हैं, C4 और C3। तो C4 और C3 प्लांट अभी आप शायद जानते ना होंगे। प्रकाश संश्लेषण जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि पौधों को हम लोग प्लांट्स को अकॉर्डिंग टू द कि पहला उसमें जो बन रहा है यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के मॉलिक्यूल के फिक्सेशन के द्वारा वो कौन सा पहला पदार्थ बन रहा है, उसमें 4 कार्बन एटम है कि 3, इस आधार पे हम लोग C4 और C3 दो कैटेगरी बनाते हैं। तो C4 प्लांट में प्रकाश संश्लेषण तंत्र का क्रम विकास संभवतः कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता को बढ़ाने तथा पानी की क्षति को कम करने की रणनीति के तहत हुआ है। C4 प्लांट्स जो प्रकृति में विकसित हुए हैं, जो उनका कहिए कि क्रम विकास, इवोल्यूशन हुआ है, प्रकाश संश्लेषण तंत्र का क्रमिक विकास जो इवोल्यूशन हुआ है फोटोसिंथेटिक सिस्टम का, उसमें हम देखते हैं कि ये जो C4 प्लांट्स डेवलप हो गए प्रकृति में, C4 प्लांट्स इवॉल्व हो गए C3 प्लांट से। उसका कारण ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता को हम बढ़ाना चाहते हैं, संभवतः कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए तथा पानी की क्षति को कम करने के लिए हुआ है। तो C4 प्लांट्स का अगर आपसे पूछा जाए इवोल्यूशन, क्रमिक विकास क्यों हुआ है, तो संभवतः कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता पौधों को बढ़ाने के लिए और प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे द्वारा जो पानी का लॉस हो रहा है, क्षति हो रही है, उसको कम करने के लिए हुआ। C4 प्लांट C3 प्लांट्स की तुलना में, C4 प्लांट C3 प्लांट्स की तुलना में कार्बन को सुस्थिर करने में दुगना सक्षम है, कार्बन का फिक्सेशन करने में, सुस्थिर फिक्सेशन। तो C4 प्लांट्स इन कंपैरिजन टू C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स C3 प्लांट्स की तुलना में कार्बन का फिक्सेशन सुस्थिर
कार्बन का फिक्सेशन सुस्थिर करने में C3 प्लांट्स की तुलना में दुगने सक्षम है, तथा जितना कार्बन का फिक्सेशन C4 प्लांट कर रहा उतना ही अगर C3 का प्लांट करे तो C4 प्लांट में वाटर लॉस आधा होगा। मानिए कि भाई 100 ग्राम कार्बन या 100 मॉलिक्यूल कार्बन का फिक्सेशन C4 प्लांट कर रहा है, C3 प्लांट कर रहा है, तो अगर C4 प्लांट X अमाउंट ऑफ वाटर को खपत करके ये फिक्सेशन कर रहा तो C3 प्लांट में खपत 2x होगी। तो C4 प्लांट में बराबर मात्रा में कार्बन का फिक्सेशन करने को, सुस्थिर करने को C3 की तुलना में जो जल का लॉस हो रहा, ह्रास हो रहा, क्षति हो रही, वो आधी होती है। ठीक है, तो C4 प्लांट्स जल को आधी मात्रा में खोते हैं C3 प्लांट्स की तुलना में इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन फिक्सेशन, अगर सेम अमाउंट कार्बन फिक्सेशन कर रहे हैं। एक ये बात। दूसरी बात ये कि C4 प्लांट C3 प्लांट्स की तुलना में दुगने सक्षम है, दुगने सक्षम है C4 प्लांट C3 प्लांट्स की तुलना में कार्बन को सुस्थिर करने में। ठीक, ओके। तो यहाँ पे आके आज की क्लास में वाणी को विराम देता हूँ। खनिज पोषक का उद्ग्रहण व संचरण ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं, अगले लेक्चर में। ठीक है जी, तो मिलता हूँ आपसे ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय। ये लगा लीजिए, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लीजिए। अगले लेक्चर में आपसे खनिज पोषक तत्वों का उद्ग्रहण और संचरण के बारे में बात करता हूँ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।